हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जो है कल के आगे से थोड़ा बात करेंगे। कल हम लोगों ने जो है कहाँ तक देखा था, नार्मलता वगैरह। तो नार्मलता के बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है मूलता। तो सब बेटा चल क्या रहा है, साधुता व्यक्त करने के प्रकार यानी साधुता को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है, यानी कैसे कैसे हम लोग साधुता को नाप सकते हैं। तो एक हम लोग सबसे पहले पढ़ने शुरू हुए थे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दूसरा हम लोग पढ़े थे आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी और वी बाई वी। तीसरा हम लोग पढ़े थे नार्मलता। यहाँ पे तीन हम लोग पढ़ चुके थे और इसके दोनों के ये भी तीनों के याद नहीं थे कि परिभाषा कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, याद कैसे करेंगे। ठीक, मात्रक सही हर एक चीज निकल आती है। बिल्कुल उसी तरीके से उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। हम उसके बाद बात करेंगे मोलरता की। तो मोलरता की मोल के बाद गैसों में लोगों को मिलता है हेनरी का नियम और आज के लिए हम लोग इतना जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मोलरता वाले टॉपिक से। तो मोलरता हमारा क्या होता है, मोलरता जैसे हम लोग नॉर्मलता को पढ़े थे, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या लिखे थे, फॉर्मूला से ही हम लोग सब कुछ सीखेंगे। फॉर्मूला से कैसे बनाते, फॉर्मूला हम लोग नॉर्मलता में लिखे थे विलेय के ग्राम तुल्यांक। यहाँ पर मोलरता है तो यहाँ पर नॉर्मलता में तुल्यांक लिखते हैं, मोलरता में मोल लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे ऊपर, विलेय के ग्राम मोल भी लिख सकते हैं और केवल मोल भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख लीजिए, दोनों ही सही होंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। तो भी कौन सी मात्रा में लिखेंगे, किस मात्रा में लिखेंगे, लीटर में। ठीक, तो मोलरता क्या होती है, विलेय की ग्राम मोल और अपॉन में बटे में विलयन का आयतन। यहीं से परिभाषा बनाएंगे। अच्छा देखिए, अगर हम इस मोलरता के फॉर्मूले में हम विलयन के आयतन को 1 लीटर कर दें, मोलरता के फॉर्मूले में विलयन के आयतन को कितना कर दें, 1 लीटर कर दें, तो आप इधर देखिए आपका बचेगा क्या, मोलरता ही बचेगा। देखिए इधर आपका क्या बचेगा, मोलरता को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम से। तो एम जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के ग्राम मोल का बचेगा। देखो विलेय के ग्राम मोल और बटे में हमने कहा इसके आयतन को कितना कर दिया गया, 1 लीटर। जब आयतन 1 लीटर करोगे तो विलेय के ग्राम मोल किसके बराबर हो जाएंगे, मोलरता के बराबर हो जाएंगे। कब बराबर हो जाएंगे, जब विलय के आयतन को कितना करेंगे, 1 लीटर करेंगे। तो परिभाषा अपनी जल्दी से बनाइए कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से बात लीजिए, 1 लीटर विलय में उपस्थित 1 लीटर विलय में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला आप जो न्यूमेरिकल यूज करेंगे वो कैसे बनाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि तुल्यांक जो होता है वो होता है मात्रा बटे तुल्यांक की मात्रा। आज यहाँ पर मोल लिखा हुआ है तो यहाँ पर मोल कितना होता है, मोल बराबर क्या होता है, मात्रा बटे अनुपात। ठीक, मात्रा को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि तो मोल किसका, विलेय का, विलेय वाले को हम लोग छोटा वाला डब्ल्यू कल बताए थे, विलायक को बड़ा वाला डब्ल्यू। तो विलेय के मोल छोटा वाला डब्ल्यू लिखेंगे। अनुभार को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, तो यहाँ पर एम डब्ल्यू लिख लीजिए, एम वेट और या तो ऐसे एम और यहाँ पर छोटा आ लिख लीजिए। छोटा का मतलब क्या है, अनुभार है। अगर केवल एम लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है कि यार एम है, इसलिए छोटा लिख लेते हैं, पता चलेगा अनुभार। या हिंदी में भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एम डब्ल्यू टी भी लिख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब इसी फॉर्मूले पर रखिए, मोलरता बराबर एम बराबर हो गया विलेय के ग्राम मोल, ग्राम मोल की जगह कितना लिखोगे, डब्ल्यू अपन एम। तो यहाँ पर डब्ल्यू लिख दीजिए और अपन में एम लिख दिए। कौन सा, अनुभार वाला, और पूरे के बटे लगा दीजिए। पूरे के बटे में क्या लिखा था, विलयन का आयतन, जो हम किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे। वी मतलब वॉल्यूम, वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसको हम लोग सही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बराबर डब्ल्यू अपॉन
ये वाला m और बाहर वाला और विलय में आपका क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ये किसमें मीटर में, बस यही हमारा फॉर्मूला हो गया। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, W = M = W/mv। यहीं से नॉर्मलता भी याद कर सकते हैं। नॉर्मलता का क्या था, भार नहीं होता उसमें क्या हो जाता, तुल्यांकी भार हो जाता है। क्या करना होता है, तुल्यांकी भार फॉर्मूला सेम रहता है। मात्रक क्या रहता है इसका, मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर एक मात्रक है। दूसरा भी मात्रक इसका क्या है, मोलर। चाहे मोलर कहिए और चाहे मोल प्रति लीटर, दोनों ही मात्रक आपके मोलर का भी चलेगा। ठीक, इसको आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक दो बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। कठिन होती नहीं, फिर से देख लीजिए। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के ग्राम मोलर की संख्या उस विलय की मोलरता कहलाती है। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m = यानी मोलरता बराबर क्या होती है, W/mv। नार्मलता होगी तो नार्मलता बराबर W/mv यूज करेंगे, बस इतना करेंगे। दूसरा देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला हमारा है मोललता। इसको हम लिखते हैं स्मॉल m से। मोललता और मोललता कौन सा अक्षर से लिखेंगे, स्मॉल m से लिखेंगे। ठीक, अब देखो ये वाला हो गया मोललता के लिए। मोललता में कुछ नहीं चेंज करना है, केवल विलायक का भार का होता है और कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं रखते हैं आजकल में। इसमें क्या होता है देख लीजिए, ग्राम मोल या मोल ठीक है, ठीक है। और यहाँ विलायक का किसमें है, विलयन नहीं है, विलायक के जाने के पिछले वाले परिभाषा के तरीके से इसी तरीके से ये बनाइए, नीचे का ये कर दीजिए, ऊपर का बराबर होता है। कैसे करोगे, उसमें तो विलयन का आयतन, तो हम लोग कहते हैं 1 लीटर विलयन में। यहाँ पे क्या विलायक का भार, तो हम लोग क्या करेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। किसकी, उसी विलयन की। उत्तर से कहिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलय की मोललता कहलाती है। हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाइए यहाँ से। देखो विलय के मोल क्या होते हैं, मोल का फॉर्मूला अभी हम लोग पीछे सीख चुके हैं। W मान क्या होता है, अणुभार होता है, वही तो होता है, मात्रा बटे अणुभार, मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार। ठीक, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर रख दीजिए और कुछ आपको नहीं करता। मोललता को कौन से अक्षर से लिखेंगे, स्मॉल m से लिखेंगे। विलय के मोल में क्या लिख देंगे, W/m, यहाँ पर अणुभार, और अपॉन में क्या लिखेंगे, विलायक का भार kg में लिखेंगे। विलायक का भार जो होता है बड़े W से, तो यहाँ कौन सी बात आ गई, विलय होता है कम तो छोटा है, विलायक होता है विलय में ज़्यादा तो बड़ा है। दोनों काम से की वेट ही है भार, वो भी ये होना किसमें चाहिए, kg होना चाहिए। m = क्या हो गया, इसको सही कर लीजिए, W/m अणुभार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, W कौन सी चीज में, ठीक। बहुत ही आसान, बिल्कुल इसी तरीके से। मोललता में क्या था, यहाँ पे V था लीटर में, यहाँ पे मोललता में क्या हुआ, W आ गया। मुझे कौन सा बड़ा वाला W, मतलब ये छोटा तो विलय का, ये बड़ा तो विलायक का, किसी रखेंगे, इसका मात्रा क्या रहेगा, ऊपर देखो मोल है तो यहाँ पे मोल है, ठीक। नीचे क्या है, किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम, इसका हो गया क्या मात्रा। दूसरा मात्रा इसका क्या, तो उसका था मोल और इसका क्या होगा, दोनों मात्रा सही है, चार जो पड़ेगी आपको अभी लिखा मिलेगा। न्यूमेरिकल में कहीं लिखा हो 0.5 m ऐसे लिखा तो समझिएगा मोलरता दी गई है। अगर ऐसे लिखा गया है तो समझिएगा मोलरता दी गई है, अगर ऐसे लिखा गया है तो समझ लीजिएगा 0.5 मोलरता दी गई है। ये यहाँ से दिमाग लगा लेंगे, बस बहुत ही आसान है, ठीक। इसको नोट कर लेंगे, और अगर चाहें तो क्वेश्चन एक बार फिर देख सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलय की मोलता कहलाती है, ठीक। चलिए अब आते हैं मोल प्रकाश की।
ये आपका इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल को प्रूफ आता है। इसी का दूसरा नाम है मोल अंश। आप मोल प्रभाज कहिए और चाहे मोल अंश कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक, ये किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला भी अलग ही टाइप का। मोल प्रभाज को रिफ्यूजन कैसे करते हैं? एक्स, ये एक्स नहीं, इसको काई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काई, काई से क्या होता है? पानी बना ए घटक है तो ए का और बी घटक है तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ये देख लीजिए इसको। आप देखो एक्स ए मतलब ए घटक, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। लेयर में कौन कौन से घटक हैं? ये ए है प्लस में बी, दो घटक है। मान लो शरबत ही है तो एक चीनी है एक पानी। अभी नींबू पानी शरबत होता तो क्या लिखते हैं? एक विलयन है, विलयन में ए नींबू है, बी मतलब पानी है, ऐसे तीन चीजें होती। रंग मिला दो, ऑब्जेक्ट मिला दो, चार चीजें हो जाएंगे, एबीसीडी हो जाएंगे। जितने चीज से मिलकर के विलयन बना होगा वो विलयन का घटक कहलाएगा। मान लिया विलयन दो से बनेगा, मिनिमम दो होने चाहिए तो हम दो ही मान लेंगे। आप देखो पहले घटक का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब क्या है? कितना भाग विलयन में घुला हुआ है। जैसे कहा जाए 1 किलो चीनी, 1 किलो पानी है, उसका 10 ग्राम चीनी घुली है, तो पानी का कितना भाग चीनी है ये बताइए। ऊपर क्या लिखेंगे? Na अपान में Na प्लस में ए घटक के लिए हो गया। और यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे? अगर एक्स बी लिखे, बी घटक के लिए NB लिखेंगे Na प्लस NB। आप देखो कर रहे हो कि ध्यान तो कुछ पानी है, परिभाषा बनाएंगे। Na का मतलब क्या? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ Na बराबर घटक ए के मोल, यानी कितने मोल बोले? मोल कैसे निकालो? मतलब क्या है? बी बराबर क्या होगा? घटक बी के मोल। ठीक, अब देखिए अगर एक आपको मोल प्रभाज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ए के मोल ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? ए के मोल प्लस बी के मोल, यानी दोनों। इसी प्रकार अगर बी का मोल प्रभाज निकालना होगा तो ऊपर हम लोग रखेंगे बी के मोल और नीचे क्या रखेंगे? ए के मोल तथा बी के मोल, दोनों के मोल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? इसको क्या हम ये लिख सकते हैं और नीचे किलो मोल लिख सकते हैं। अभी हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी आप ये पूछ सकते हो इसमें 3 होते तो नीचे Na NB NC भी लिख लेते, 4 होते तो D भी लिख लेते, 5 होते तो E आगे बढ़ाते जाते, जितने होते तो लिखते, लेकिन ऊपर कौन लिखेंगे? जिसका निकालना होगा। आप इसकी परिभाषा करिए, जैसे इसकी परिभाषा वैसे इसकी, तुमको दोनों की कहना नहीं क्योंकि एक पहले ना हो जाएगा। अब अच्छा देखो, ऐसे जब कोई बटे से ही लिखा होता तो हम कहते हैं अनुपात, जैसे कहा गया है इससे लिखा है 5/3, तो हम ये भी तो कर सकते हैं 5:3। बात है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिखिए Na मतलब किसके मोल? विलय के मोल। ठीक, या घटक के मोल, कौन से? निश्चित घटक जिसका निकालना। नीचे क्या लिखे? कुल मोल। हम कह सकते हैं विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल, कोई भी घटक ले लें, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, कुछ नहीं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज करना। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल, इसका काम हो गया। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल, किसी एक घटक मतलब निश्चित ए हो गया तो लास्ट में लिखेंगे तो उस वाले घटक के, बी होगा तो उस वाले घटक की, सी होगा तो उस वाले घटक के, मतलब बी होगा तो बी का, सी होगा तो सी का, डी होगा तो डी का। यहाँ पर ए लेके चल रहे, तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा, तथा मतलब नीचे बता दिया, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज करते हैं। किस घटक का? जिसके घटक विलयन में देखे हो उसी का क्या होगा? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसकी लिखने की जरूरत नहीं, दोनों वही है। एक चीज खास इस वाले टॉपिक में वो देख लीजिए, मान लो आपका न्यूमेरिकल आ गया और आपसे पूछा कि ये विलयन बनाया गया है, चीनी है, पानी है, तो आप चीनी का भी मोल प्रभाज बताइए, पानी का भी मोल प्रभाज बताइए, दोनों का पूछेगा। तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी है, दोनों का निकालने बैठेंगे, टाइम लगेगा, टाइम बचेगा, एक को ही निकालना है,
दो को नहीं निकालना, दो अपने आप आ जाएगा। एक बार थोड़ा ये काम करके देखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखो एक्स ए प्लस में होता का ही है, लेकिन हम लोग जनरल में एक्स बोल लेते हैं, एक्स ए एक्स बी, इसको ऐड कर दीजिए। कोई क्वेश्चन जोड़ोगे एच एस में जुड़ेगा, आर एच एस आर एच एस, तो इधर वाला इधर, इधर वाला से जुड़ेगा बराबर। यहाँ एन ए हो गया और अपॉन में एन ए प्लस एन बी, प्लस में उधर क्या हो गया, एन बी हो गया, एन ए प्लस एन बी। देखो नीचे वाला हर बराबर और ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी और अपॉन में एन ए प्लस एन बी, हर बराबर। ये वाला कट जाएगा, बचेगा एक बचेगा, तो इधर कितना बचेगा, एक बचेगा। तो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, इनको करके किसी को नहीं अपने मन में याद करने से बस। मतलब अगर हम ये करें, दोनों घटकों को जोड़ दें तो कितना आता है, एक आता है, ठीक। एक आता है, कैसे आता है ये मैंने आपको दिखाया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे का हर बराबर है, जब हर बराबर होता है दोनों ऊपर का वैसे लिखते हैं, 5/7 और प्लस में 9/7, नीचे का बराबर है, यहाँ लिखते हैं 7, ऊपर 5 + 9 ऐसे ही सेम, ठीक। ये वाली बात है। अब देखिए ये आप कहोगे तो जैसे आपने ए का निकाल लिया, मान लो चीनी का निकाल लिया, तो पानी निकालने फिर ये काम नहीं करना है, जुड़ा हुआ है। इस समीकरण में रखिए, पक्षांतर कर दीजिए इसके अंदर, ठीक। एक क्वेश्चन आता है एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण होगा, मैं आगे कराऊंगा आपको बोलने में फिर। इसमें इसका जो होता है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत शॉर्टकट तुरंत हो जाएगी, इसको आप ये होगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे गैसों में द्रवों की विलेयता यानी ह्यूमिडिटी। चलिए हेनरी का नियम पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। हेनरी के नियम एक ही है, उनका कथन दो, मतलब दो प्रकार से बताया था। हेनरी भाई साहब ने ये बताया था कि कोई भी द्रव है उसमें कितनी गैस घुलेगी और किसके अनुसार घुलेगी, कुछ नियम हो गए। जैसे हम बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होती है, गैस घुली होती है। तो गैस घोलने का भी कोई नियम होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें 1 ग्राम गैस घोले, 2 ग्राम गैस घोले, ऐसा नहीं 5, 6, 7, 8 किलो गैस घोले। तो कुछ अनुपात, कुछ निश्चित बात है, वो कौन बताता है, हेनरी का नियम बताता है कि कितनी गैस कहाँ पे जरूरत है घोलना जाएगा, ठीक। अब देखो हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम का कथन पहले हम बाद में लिखेंगे, पहले हम फॉर्मूला उसका लिखेंगे तो आपको याद कर लेंगे, ठीक। तो एक होता है एम इस तरीके से ई, ठीक, और एक होता है आपका ई, दो कथन। अब केवल इसको याद कर लो तो वैसा तुम्हारा वाला इतना बड़ा बड़ा याद करो तो तभी आएगा इसका कथन। तो पहले छोटा है तो उसी से बड़ा बड़ा। एम क्या है, गैस की मात्रा, पी क्या है आपका आंसर, कथन बना लीजिए। देखो किसी भी द्रव में या किसी भी द्रव के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा जो है उस गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब ये है आपका द्रव भरा, ये द्रव निश्चित मात्रा है, कंफर्म है, निश्चित ताप पर, ताप नहीं, निश्चित गर्म और कुछ नहीं करना है। ऊपर से मान लो हमारी कोल्ड ड्रिंक वाली बात है, CO2 इसमें डिजॉल्व है, तो कितनी CO2 डिजॉल्व करेंगे, इधर देखिए ये बोतल है आपकी। अच्छा बताओ, अभी डिजॉल्व नहीं किया तो जल क्या होगा, इसके बाहर ढक्कन पर दाब लगा होगा, इसी जल का आंशिक दाब क्या है, मतलब यहाँ से जो बोतल है प्लेट का ढक्कन है, बर्तन में लगाया गया दाब क्या होगा, किसी तरह वाष्प दाब आंशिक दाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने CO2 है, तो CO2 की कितनी मात्रा होगी, CO2 की उतनी ही मात्रा होगी जब उसी अनुपात में आएगा जिस अनुपात में ये अपने ढक्कन पे द्रव की सतह पे क्या लगाएगी, आंशिक दाब लगाएगी। बाहर से गैस घोलोगे तो गैस का दबाव द्रव की सतह पर लगेगा ना, तो द्रव की सतह पर जो गैस का दबाव लगेगा ये किसके समानुपाती होगा, इसकी मात्रा, ठीक है। अब फिर से कथन इसका सुनिए, निश्चित ताप पर किसी द्रव में विलीन गैस की मात्रा, निश्चित ताप पर किसी द्रव में विलीन गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव के सतह पर
लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। जैसे फिर से एक बार देखिए, मान लो ये द्रव भरा हुआ है, ये वेक्टर निश्चित ताप पर, ताप नहीं बदलना है, जो भी है वही रखना है, चेंज नहीं करना है। निश्चित ताप पर किसी गैस की या निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा, मान लो ये 5 ग्राम मात्रा है, इसमें घुली मात्रा ये किसके समानुपाती होगी? जितना यह गैस जो है इसके ऊपर द्रव की सतह पर दबाव डालेगी उसी के समानुपाती होगी। यानी अगर 5 ग्राम गैस जितना दबाव डालेगी ये उसके समानुपाती होगी। ठीक, अब आ गया होगा, देखिए फिर से सुन लीजिए, निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती। अब इसी को कथन में लिखोगे तो m समानुपाती E आएगा, E है गैस का आंशिक दाब, समानुपाती का बराबर, तो एक भिन्नता में काम का आएगा m बराबर m क्या है? गैस की मात्रा, और T क्या है? गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। ठीक, एक कथन ये हो गया, इसको आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे, और कथन आपको अगर पुराना होगा, जैसे इसका नोट्स चाहिए होगा, तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बी अनुपम। कर सकते हैं, आपको यहाँ से जो है इसका नोट्स में PDF भेज दूँगा, अगर आपको जरूरत होगी तब मैं बोल भी देता हूँ, अगर आप चाहें तो वीडियो पास करके लिख भी सकते हैं। ठीक, दूसरा बताते हैं, अगर यही हेनरी का नियम हम आंशिक दाब या गैस के मोल प्रभाज के बारे में बात करें तो क्या होता है? फिर वही बात, स्थिर ताप नहीं घटाना है, बढ़ाना नहीं, कुछ नहीं करना है दोनों एक ही चीज। उसमें कहते हैं गैस की मात्रा, इसी तरह मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में मात्रा में कोई अंतर नहीं, मोल प्रभाज मतलब कितना भाग घुला हुआ है, और उसमें क्या था? घुली हुई गैस की मात्रा। तो आपको जो घुली हुई गैस कहने नहीं पड़ेगा, अच्छे हो जाएगा, बस इतनी चीज। ये देखो कोई द्रव में मान लो कौन घुला है? CO2, कोई गैस घुली, तो जब गैस घुली है दो विलयन मोल, दो चीजें हो जाएगी, पानी गैस, दो चीजें होगी, घटक A और घटक B इसमें घुला। अब ये कितना घुला होगा या इसका दाब कितना होगा ये आपको बताना है। इसका दाब कितना होगा? हेनरी भाई साहब ने कहा था कि किसी भी द्रव में घुली हुई गैस द्वारा जो आंशिक दाब लगता है वो किसके समानुपाती होता है? उसी गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब जो होता है वो किसके समानुपाती? उसी गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, तो P समानुपाती XA लिखो या X गैस लिखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो P लिखोगे समानुपाती हो जाएगा, बराबर आएगा K है, K मतलब हेनरी होता है, और यहाँ पर गैस। ठीक, यानी स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर, तो स्थिर ताप पर, तो स्थिर ताप पर किसी गैस में किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब या आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इतना हो रखी है, और कल सीखने को राउस नियम से और अवसन गुणधर्म से शुरू करेंगे। उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, बाकी आप जो है इसके आप नोट्स मंगवा सकते हैं, रेगुलर क्लास देखते रहिएगा। इसके बाद में जैसे चैप्टर खत्म होता है तुरंत सारे न्यूमेरिकल में कराऊंगा। न्यूमेरिकल में 12 घंटे काफ़ी जो बुक है उस बुक से कराऊंगा, जितने भी इसमें दिए हैं आपके सारे आपको धन्यवाद।